नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार विजय देव। देव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। जब से आप चंडीगढ़ में एडवाइजर के पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं, दफ्तर में बैठने के बजाय आप लगातार चंडीगढ़ शहर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसकी क्या कोई खास वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पोस्ट, किसी भी पोजीशन या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाने के लिए जितना ज़रूरी है कि हम उस काम की कार्यप्रणाली को समझें जो कि फ़ाइलों से ऑफिस में मीटिंग्स के थ्रू समझा जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हम ये देखें कि वो जो फ़ैसले हम यहाँ फ़ाइलों में लेते हैं उनका पब्लिक के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ग्राउंड के ऊपर उसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है और किस तरीके से हमारे वो जो फैसले हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं जी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया चंडीगढ़ में आने के बाद कि हम लोग एक कार्यक्रम के तहत रेगुलर बेसिस पे ये इंश्योर करेंगे कि फील्ड विजिट्स के थ्रू हमें जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारे फैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से हमारे जो डिसीशंस हैं वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जी। उसकी हमें एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिले। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक हमने कार्यप्रणाली बनाई है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सिटीजन्स और प्रशासन के बीच में एक कड़ी की तरह से काम करना, एक ब्रिज बनाना, सिटीजन्स को एक कॉन्फिडेंस देना कि जो प्रशासन है ये कोई एलियन एंटिटी नहीं है, ये उनका अपना पार्ट है जी। और जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में सरकार आपके द्वार बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप्स बोलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिटीजन्स के बीच में जाके की जाती है तो उससे जो एक क्रेडिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की पैदा होती है और जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिटीजन्स के माइंड में प्रशासन के लिए बनता है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव इसका है वो ये है कि फाइलों में कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे परफेक्ट बता दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि वो सारे फैसले अच्छी तरह से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन उसकी फर्स्ट हैंड जो चेकिंग है वो सामने नहीं आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कार्यप्रणाली है जिसमें कि हम फील्ड विजिट्स करते हैं वो सारी हकीकत जो है वो सामने आती है और कई बार हमने ये देखा है कि जो फाइलों के अंदर जो लिखा हुआ है और जो ज़मीन पे मौजूद है उसके अंदर काफ़ी फ़र्क मिला है। निश्चित तौर पे लोगों को एक उम्मीद बंधी है कि कोई ऐसा अफसर चंडीगढ़ में पहली बार आया है जो दफ्तर में बैठने के बजाय शहर के क्षेत्रों में जाता है और लोगों से रूबरू होता है, उनकी समस्याएं सुनता है। क्या ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा इसी तरह? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मेरे स्तर पे जो कि टॉप मोस्ट लेवल है, बल्कि ये हर स्तर के जो ऑफिसर्स हैं जिनकी सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये हर स्तर पे हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमने ये शुरू किया प्रोसेस उसका एक डेमोस्ट्रेटिव इफेक्ट पड़ा है और सीनियर और मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हैं, इस डेमोस्ट्रेटिव इफेक्ट की वजह से उन्होंने अपनी अपनी इंस्पेक्शंस फिक्स की हैं। लोगों से मेल मुलाकात के दौरान मुख्य ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपके सामने लोगों ने रखी हैं और उनका क्या समाधान है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं तो खैर बहुत सारी होती हैं, बट अगर आप मुझे ये पूछें कि सबसे बड़ी समस्या उन्होंने क्या बताई, जिसे कि एक सेलिएंट समस्या के नाम पे हम कह सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा उसको एक सेंटेंस में कि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है प्रशासन से अच्छा व्यवहार और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाना। पंजाबी में कहावत है जिसे कहते हैं कि गुड़ ना दियो गुड़ वर्गी गलता करो। बिल्कुल, पब्लिक कॉर्डियलिटी एक्सपेक्ट करती है प्रशासन से, और अगर उन्हें प्रशासन से रूखा व्यवहार मिलता है तो उससे ज़्यादा पब्लिक को कोई और चीज़ डिसअपॉइंट नहीं करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा कॉर्डियल बिहेवियर प्रशासन से उनको मिलना, ये इसकी जो डिमांड है ये बहुत जगहों से मिली है और इसीलिए मैंने प्रशासन के हर स्तर के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सिटीजन्स के साथ, आम लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो बहुत ही कॉर्डियल होना चाहिए, ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उसमें तरह तरह की समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें सैनिटेशन लेवल्स की बातें हैं, मेंटेनेंस ऑफ वर्क्स की बातें हैं, पार्क्स गार्डन्स इनकी मेंटेनेंस की बातें हैं, सीवर की समस्याएं हैं, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याएं हैं। ये जो समस्याएं हैं इनके हमने ये देखा है कि 3 लेवल्स के इनके सॉल्यूशंस होते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के।
कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि इमीडिएट तरीके से उसका इमीडिएट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, कईयों के मीडियम टर्म सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और कई थोड़े लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस वाली हैं। चंडीगढ़ को पत्थरों का शहर कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ संवेदनशीलता नहीं है। आपके लेवल पर तो ठीक है, लेकिन निचले लेवल पर जो बरसों से एक ही कुर्सी पर कर्मचारी जमे हुए हैं, छोटे छोटे कामों के लिए लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, उनको टरका दिया जाता है और बरसों तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। इस मामले में आप क्या कर रहे हैं? आपने ये बिल्कुल सही फरमाया और मैं ये समझता हूँ कि ये चंडीगढ़ की ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो आपने उठाया और हर सिटीज़न के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि कितने सालों से ये चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर एक ही महकमे में एक ही चेयर पे एक ही डीलिंग हैंड सालों साल से बैठे रहते हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं। ये एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है दैट द स्टैग्नेंट वाटर टेंड्स टू स्टिंक। जी, जब हम लोग किसी भी सिचुएशन में इस तरीके का प्रावधान रखते हैं जिसमें कि कोई भी एक अधिकारी या कोई भी एक स्टाफ एक निश्चित समय से बहुत ज़्यादा समय अगर एक जगह पे रहता है तो उसके काफ़ी बुरे परिणाम निकलते हैं। और यही हमने देखा कि ऑलमोस्ट 5 डिकेड से चंडीगढ़ के अंदर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफरेबिलिटी का कोई प्रोविज़न नहीं था, कॉमन कार्डर बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं था, जो कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में हर यूनियन टेरिटरी में है। हमने क्योंकि सभी जगहों पे अलग अलग जगहों पे काम किया है। इस मुद्दे पर देव साहब हम आगे बात करेंगे जी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चंडीगढ़ में लंबे समय से मेट्रो प्रोजेक्ट की बात चलती रही है। पिछले दिनों सांसद किरण खेर का ये कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में वायबल नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बॉल है अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाले में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देव साहब, हम बात कर रहे थे कि बरसों से जो कर्मचारी एक ही सीट पर जमे हुए हैं, इनके लिए आप क्या ऐसी नई व्यवस्था आपके दिमाग में है ताकि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके, या दफ्तर में जो भी आदमी अपनी समस्या को लेके आए कर्मचारी उसके प्रति संवेदनशील हो और उनकी समस्याओं का वो समाधान करने में दिलचस्पी ले? इस तरह के लिए क्या व्यवस्था है आपकी इसके पास? जी, ये आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है और मैं ये समझता हूँ कि चंडीगढ़ के लोगों के लिए अगर एक सबसे बड़ी समस्या है तो वो ये है कि संवेदनशीलता अधिकारियों में नहीं है, क्योंकि वो एक ही जगह पे बहुत अरसे से जमे हुए हैं। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 5 डिकेड के बाद हमने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफरेबिलिटी को अप्रूव किया है और अब जो स्टाफ है, जो अधिकारीगण हैं, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऑन रिक्वायरमेंट, ऑन पब्लिक एक्सीजेंसीज हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उनका एक साइकिल चलता रहे। जो स्टैग्नेंट वाटर टेंड्स टू स्टिंक वाली जो बात होती है वो एप्लीकेबल ना हो और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे ताकि लोगों को बेटर सुविधा मिल सके। इसके साथ साथ हमने कॉमन कैडर बनाया है, जो फ्यूचर में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी, चाहे वो क्लरिकल कैडर की हों या जो भी हों, वो कॉमन होंगी, उसमें डिपार्टमेंट वाइज कोई नहीं होगा। तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी कि जो एस्टेट ऑफिस में एक बार भर्ती हुआ वो एस्टेट ऑफिस से ही रिटायर होगा। मैं ये समझता हूँ कि इससे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और इसके साथ साथ जो कि एस्टेट डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें कि चंडीगढ़ का हर परिवार किसी न किसी तरीके से एस्टेट डिपार्टमेंट के साथ उसका वास्ता पड़ता रहता है और उनको काफ़ी मुशक्क़त वहाँ पे करनी पड़ती है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसको हमने डिसेंट्रलाइज़ किया है। अब 3 जगहों पे तीनों एसडीएम्स को वो पावर्स दे दी गई हैं और सारे केसेस को उसमें डिसेंट्रलाइज़ कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पहला ऐतिहासिक कदम इसमें हमने उठाया है वो ये है कि अब लोगों को यहाँ पे आने के बजाय एक हमने ऑलरेडी जो पायलट कैंप था वो हमने लगाया पीछे, जिसमें कि हम सेक्टर में जाके लोगों के जितने भी पेंडिंग केस हैं उस सेक्टर के, उन सारे केसेस को वहीं मौके पे सुलझा के और लोगों को फाइनल उसकी जो आउटपुट है वो दे दी गई। इसी तरह से हम लोग पूरा उसका प्लानिंग कर रहे हैं और जुलाई महीने से हर महीने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कैंप्स लगाए जाएंगे एस्टेट डिपार्टमेंट के, जिसमें कि जो एस्टेट्स की बहुत सालों से पड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि लोगों ने जो पैसे जमा करवाए, जो ड्राफ्ट जमा करवाए थे, वो सालों साल से वो ड्राफ्ट डिपार्टमेंट की फाइलों में लगे हुए हैं जो कि जमा होने चाहिए थे और वो डिपार्टमेंट की फाइलों में पड़े हुए हैं और लोगों को उसका रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे सारे केसेस को कैंप्स के ज़रिए लोगों के अंदर जाके एट देयर डोर स्टेप्स हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं। यहाँ राजनेताओं का ये आरोप है कि अफसरशाही हावी है, उनकी बात नहीं सुनी जाती।
ये आरोप पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धौन भी लगाते रहे और बाद में रेल मंत्री रहे पवन बंसल जी का भी आरोप था। अब बीजेपी की सांसद हैं किरण खेर, उनकी तरफ से क्या आपके पास कोई ऐसी डिमांड आई है? आपको याद है ऐसे कि उनकी कोई डिमांड आई और प्रशासन ने उसको पूरा किया हो? अभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया है प्रशासन पर, लेकिन हो सकता है देर सवेर उनका भी आरोप हो कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, अफसरशाही हावी है। एक सांसद है चंडीगढ़ से और उसकी बात प्रशासन ध्यान से नहीं सुनता। इस तरह के आरोप प्रशासन पर ना लगें तो क्या आपके ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण है जो किरण खेर जी ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा हो और उसको इम्प्लीमेंट किया हो एडमिनिस्ट्रेशन ने? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ का प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और प्रशासक महोदय के थ्रू चलाया जाता है। तो ये एक समझने की बात है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह की टेरिटरी में, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो किस तरीके से प्रशासन चलाया जाएगा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट है तो किस तरीके से प्रशासन चलाया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कहना कि सभी स्टेट्स के अंदर जो है वो पॉलिटिशियंस हावी हैं या यूटीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो हावी हैं, ये सब इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर हम ये ध्यान में रखें कि फाइनल ऑब्जेक्टिव चाहे स्टेट्स हों जहाँ पे पॉलिटिशियंस एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं या यूनियन टेरिटरीज हो जहाँ पे गृह मंत्रालय प्रशासन देता है ऑफिसर्स के थ्रू, सभी का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल ऑब्जेक्टिव है पब्लिक के काम करना, सिटीजन्स को पब्लिक सर्विस डिलीवरी देना। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम पॉलिटिशियंस हों या हम ऑफिसर्स हों। और अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, और मेरा ये पर्सनली बहुत विशेष तौर पर इम्फेटिक मानना है कि प्रशासन हमेशा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है और कोलैबोरेशन जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बनाई जाती है। और स्टेक होल्डर्स कौन है? सिटीजन सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी NGOs हैं, CSOs हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी RWAs हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी बिजनेस और जो ट्रेड और इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया हमारा स्टेक होल्डर्स है। हम सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर प्रशासन को चलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस तरह का कभी कोई सवाल आने का मतलब ही नहीं है। जहाँ तक पर्टिकुलरली राजनेताओं की बात है, हम जब एक कॉमन सिटीजन से भी पूछ के और उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं तो ये कोई सवाल ही नहीं है। जो भी व्याजबी सजेशंस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, व्याजबी सजेशंस किसी भी तरीके के किसी भी पॉलिटिशियन से अगर हमारे पास आते हैं या आएंगे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा अक्रॉस द पार्टी लाइंस, उन व्याजबी सजेशंस के ऊपर हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे काम करने के लिए, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि चंडीगढ़ के निवासियों के हित में काम हो। चंडीगढ़ में लंबे समय से मेट्रो प्रोजेक्ट की बात चलती रही है। पिछले दिनों सांसद किरण खेर का ये कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में वायबल नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बॉल है अभी, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाले में है। ये इस पे बहुत सारी एक्सरसाइज हुई थी पहले और पंजाब, हरियाणा और यूटी तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर। काफ़ी सारा वाटर हैज़ ऑलरेडी फ्लोन डाउन और उसके बाद फाइनली अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के पास ये प्रोसेस है। ये कहना कि ये फिजिबल है या नहीं है, मैं समझता हूँ उसका इस स्टेज पे कोई औचित्य नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें डिसीजन लेने वाली है कि चंडीगढ़ के मेट्रो के बारे में क्या करना है। कोई भी प्रोजेक्ट मेट्रो का पूरे वर्ल्ड में इनिशियल स्टेज पे कभी भी फिजिबल नहीं होता है, कभी भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी के रास्ते निकाले जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है, ये भारत सरकार को सोचना है, ये चंडीगढ़ के लोगों को सोचना है कि हमें अर्बन मोबिलिटी चंडीगढ़ के अंदर प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को हमने लागू करना है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी भारत सरकार इसके ऊपर फैसला लेने वाली है और जैसे ही वो फैसला जिस तरीके का भी होगा हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट किया जाए। हम आगे बात करेंगे ट्रैफिक की समस्या की। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दीव में आपके नाम से सड़क का नामकरण किया गया है। वो अवार्ड जो था वो सिटीजन्स की तरफ से दिया गया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देव साहब, चंडीगढ़ जितना शहर है, छोटा सा 12 बाई 12 का शहर है, जितने लोग हैं उतनी ही गाड़ियां हैं।
ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ रही है, सड़कें चौड़ी भी की गई हैं लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है, इसका क्या समाधान है आपके पास? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। चंडीगढ़ शहर के अंदर जो व्हीकल्स की रेशियो है पर कैपिटा हाईएस्ट है पूरे हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ दूसरा जो कि एक कंसर्न का विषय है वो ये है कि जो एक्सीडेंट्स रेशियो है हमारी, वो भी डिस्पाइट इसके कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के रोड्स हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद जो हमारी एक्सीडेंट्स रेट है वो भी बहुत हाई है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर मल्टी प्रॉन्ग तरीके से काम करना पड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी हमारा एक्शन प्लान उसमें तैयार हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग चंडीगढ़ के अंदर ये इंश्योर कर सकें कि लोगों को बेटर सर्कुलेशन प्रोवाइड की जा सके। उसके लिए अर्बन मोबिलिटी के जो डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो है चंडीगढ़ के अंदर, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। साइकिलिंग, जैसे यूरोप के अंदर, स्कैंडिनेविया के अंदर साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत एक हेल्दी सिटी बनाने के लिए भी, और दूसरा जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी। हमने ऑलरेडी इस दिशा में काम करना शुरू किया है कि नॉन मोटराइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चंडीगढ़ में प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है ट्राई सिटी के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ में मिलके हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी बॉटल नेक्स हैं उन सारे बॉटल नेक्स को दूर किया जाए, और जहाँ जहाँ पे भी अंडर पासेस की या ओवर पासेस की जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है उसकी क्रिटिकल स्टडी करते हुए हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी उस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। इसके साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर हम इंटेलिजेंट सिग्नल सिस्टम, सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल सिस्टम जो है उसका हमने प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के साथ में भी जिस तरीके का हमारे पास है, रोड डेंसिटी जैसी है और जिस तरह की व्हीकल्स की रेशो है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम्स के थ्रू उसमें एक सब्सटेंशियल रिलीफ हम लोग सिटीजन्स को दे पाएंगे। इसके अलावा ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे स्टेप्स लेने के बाद हम लोग चंडीगढ़ को डेफिनेटली एक बेटर इम्प्रूव्ड ट्रैफिक सिस्टम दे पाएंगे। चंडीगढ़ को लंबे समय से स्लम फ्री बनाने की कोशिश जारी है। कई बार प्रशासन ने गरीब तबके के लोगों को मकान बना के दिए हैं और बड़ी तादाद में अभी भी पीछे मकान अलॉट किए गए थे उनको, लेकिन ये लोग उन मकानों को बेच के और फिर वापस झुग्गी झोपड़ियाँ बसा लेते हैं। इस स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने एक मुद्दा उठाया है ये मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से हमारी एक नेशनल प्रॉब्लम है हर सिटी में। इससे पहले हमने दिल्ली में देखा था माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि सिटीज़ जो हैं ये इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं और रूरल एरिया से, दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। इसको हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि वो सारे रूरल एरियाज़ को भी हम लोग अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट करें, वहाँ पे भी इंजन्स ऑफ ग्रोथ बनाएं। बहरहाल चंडीगढ़ में बहुत अच्छा इसमें काम किया गया था, जिसमें कि जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रीसेटल करने के लिए इस तरीके से फ्लैट बना के EWS कैटेगरी के उनको दिए गए थे और उनको एक डिसेंट लाइफ प्रदान की गई थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसकी जो एक नेसेसरी कॉरोलरीज होती हैं कि उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जिसमें कि कुछ लोग उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए चंडीगढ़ में जो एक्शन प्लान बनाया गया था उसमें ये था कि इनका सभी का एक डेटाबेस तैयार किया गया था और एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के हिसाब से इनकी बायोमेट्रिक सारी आइडेंटिफिकेशन होके उसका एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया गया था। तो जो एलिजिबिलिटी है वो तो सिर्फ उसी डेटाबेस के हिसाब से ही है, और जैसे ही वो डेटाबेस पूरा हो जाएगा उसके बाद के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये एक जो स्कीम है ये अपने आप एक क्लोजर पे जाएगी। इसीलिए वो लोग अगर इसको मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी दोबारा एलिजिबिलिटी तो नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ अगर इस तरह के कोई केस बताए जाते हैं तो उनके ऊपर जो अप्रोप्रिएट कार्रवाई है वो भी की जाएगी। बट ये जो आपने समस्या कही वो समस्या बहुत ही जेन्युइन है। हर जगह पे, हर शहर में ये हो रहा है कि आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक ये उम्मीद भी रहती है कि हम आज एनक्रोच कर लेंगे तो कल किसी न किसी तरीके से हमारा वो हो जाएगा। इनफैक्ट जो शहर के मैं जैसे कहना चाहूँगा कि जो टैक्स पेयर सिटीजन्स हैं, जो कि इज़्ज़तदार लोग हैं, जो कि सारा ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करते हैं, उनकी ये एक बहुत बड़ी ग्रीवेंस है हमारे अगेंस्ट में।
प्रशासन के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में। वो ये कहते हैं कि जैसे उनकी अपनी कमाई से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपने पास ली हुई है जो कि उन्होंने लीगली लीज पे ली या खरीद के ली, और उसमें अगर कोई वायलेशन होती है किसी तरह की तो प्रशासन उसको रिज्यूम करके ले लेता है और उनको बेचारों को दर दर भटकना पड़ता है, जबकि वो उसके लीगल हकदार हैं और उन्होंने वो अपनी कमाई से वो चीज़ ली हुई है। वो कहते हैं कि हमारे एवज में आप वो लोग जो कि प्योर एनक्रोचर्स हैं और सिर्फ आके उन्होंने सरकारी ज़मीन को हड़पा है, उनको तो आप बना बना के घर देते हैं, और हमारे जो अपने बनाए हुए हैं वहाँ से आप हमें छोटी छोटी गलतियों के ऊपर से आप बेदखल करते हो। तो ये जो एक बात है ये भी सामने आती है। वही बात, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकारी कर्मचारियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक ड्रा निकला, उनको ड्रा में जो लोग जिनके नंबर आ गया मकान के लिए, पैसे उन्होंने जमा कराए, उसके बावजूद फ्लैट्स के लिए ज़मीन प्रशासन ने अलॉट नहीं की है, और इन बातों को 7-8 साल बीत चुके हैं। अब ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं, अगर आप उनको आज की कीमत पर फ्लैट देंगे कर्मचारियों को, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है या वो कर्मचारी जिम्मेदार हैं जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं फ्लैट्स के लिए? ये आपने जो पॉइंट उठाया ये मेरे ध्यान में लाया गया है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बड़े सेंटिमेंटली उसके अंदर अटैच्ड हैं। मैंने जब इसकी सारी डिटेल्स निकलवाई हैं तो एक तो सबसे पहले तो ये बात कि ये मुद्दा अब सब जुडिस चल रहा है, क्योंकि ये कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है। इसीलिए इसके अंदर हम फाइनली क्या कर रहे हैं वो तो बात की बात है, उसके ऊपर हम उपयुक्त फैसला करेंगे। मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ बैकग्राउंड ये रही कि वो ज़मीन अलॉट नहीं हुई किसी भी वजह से, जो भी उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस रहे, और कुछ बेसिक मुद्दे बाद में उठा दिए गए, मुद्दे जिसमें कि स्कीम की रैशनैलिटी को ही क्वेश्चन होना शुरू कर दिया गया कि प्रशासन ने ये कहा कि ऐसी स्कीम क्यों होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। नंबर 3, वो ज़मीन कौन से रेट पे दी जाए। तो इस तरह के सवाल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उठा दिए गए, जिससे वो सारी स्कीम उलझ के रह गई। अब वो स्कीम जो है सारी सब जुडिस है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सहानुभूति के साथ हम लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इस डिमांड के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देव साहब, जब दीव में आपके नाम से सड़क का नामकरण किया गया है, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें, क्या है वो? देखिए, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान की ब्लेसिंग से, बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग से मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है, और अरुणाचल प्रदेश में मुझे गवर्नर्स के 2 गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं। लेकिन ये जो दीव की बात आपने बताई वो सबसे ज़्यादा मुझे एक आत्मिक खुशी देती है, क्योंकि वो अवार्ड जो था वो सिटीज़न्स की तरफ से दिया गया था, और शहर के सारे सिटीज़न्स ने इकट्ठे होके ये सम्मान मुझे दिया था, और पूरा शहर इकट्ठा हुआ था, जिसमें कि एक सिविक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया, और वो रोड आज की डेट में भी वहाँ है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर काम करने की ये एक अर्निंग है, जिसमें पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है, और साथ ही साथ ये एक मोटिवेशन मिलती है, एक कमिटमेंट बनती है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के लिए, और एक बिल्कुल जो गरीब से गरीब इंसान है उसके लिए हमने काम करना है। ये एक शक्ति उसके साथ मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि मैं इस काबिल बन पाया। चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आप लगातार जूझ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको इस मकसद में कामयाबी मिलेगी। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद बहुत। एक मुलाकात कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।